बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। डॉलर ने जनाब मारी है एक लंबी छलांग और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल मुल्क की लग ये रहा है कि हो गई है दिगरगूं। गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या सख्त फैसले करने पड़ेंगे? क्या माली इमरजेंसी लगानी पड़ेगी? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? और माहिरीन जो हैं, 2 तरह के माहिरीन हैं। एक तो वो हैं जो माफियाज़ के एजेंट हैं। वो जो टीवी पे बैठ के बातें करते हैं। मेरी आज एक ऐसे ही शख्स से जो माहिर मईशत है, उससे बात हुई है तो वो उन्होंने मेरे साथ जो बातें की हैं, वो टीवी पे बैठ के करने के लिए तैयार नहीं है। और अपना नाम जब वो कहते हैं मेरे नाम का भी ज़िक्र ना हो। और ये जो डॉलर वाली और माली सूरत-ए-हाल है, इस पे उन साहब से भी बात हुई है। फिर हमारे एक प्रोफ़ेसर साहब हैं, अमजद हुसैन साहब, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं। वो तदरीस के शोबे में चले गए, लेकिन ज़ाहिर है इकॉनमी पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई है। अहमद हुमायूं साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये कॉमर्स के जो माहिरीन यानी मन्ने-प्रमन्ने ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, बहुत ज़्यादा तजर्बा ਉਹਨਾਂ ਦਾ और ख़ुद भी बहुत सारे मामलात ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इन्वॉल्व ने। उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और हल क्या हो सकता है? ये एक जो हमारी कौम है ना, ये इसमें हरामखोर ज़्यादा है। जिनको वो जायज़-नजायज़ के चक्कर में नहीं पड़ते वो। उनका कैसे इलाज करना है, ये सारी चीज़ें जो मैंने इकट्ठी की हैं, उनके ज़ाहिर उनके नज़रियात हैं। मैं तो माहिर इक़्तिसादियात नहीं हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ 2 जर्नैलों की मुलाकात हुई है, उसमें क्या बातें तय हुई हैं और क्या इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल जो है इस हवाले से, और जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर हाथ डालने के लिए जो एपॉलिटिकल होने का नकाब पहना हुआ लबादा ओढ़ा हुआ था, क्या वो नकाब सरकाने का फैसला कर लिया गया है? लबादा उतारा जा रहा है? मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर बैठे हुए लोग जो प्रोपेगेंडा के ज़रिए मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कोई सख्त इक़दामात होने वाले हैं? और इमरान खान और उनकी पार्टी के कुछ कर्ता-धर्ता जो हैं, वो भी उस दायरे में आते हैं या उस शिकंजे में आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करें जनाब परवेज़ इलाही साहब, तकरीबन शिकंजे में फंस गए हैं। और मोहम्मद खान भट्टी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फ्रंटमैन, चहेते, जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली भी, वो वाले जनाब हो गए हैं गिरफ्तार। बलूचिस्तान से फरार होने वाले थे मुल्क से, और 80 करोड़ रुपए की करप्शन का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। मुकदमा दर्ज है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने दर्ज किया हुआ है। और बलूचिस्तान से गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाया जा रहा है लाहौर। और इनका ये दावा है परवेज़ इलाही साहब का, जनाब वो पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, वो पहले से गिरफ्तार थे। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उनकी जो गिरफ्तारी है वो ज़ाहिर कर दी है। अगर 2-3 हफ्ते वो उनकी हिरासत में रहे हैं, जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि नादीदा कुव्वतों के पास, तो फिर उन्होंने जो उनकी गिरफ्तारी जब ज़ाहिर की है, तो ऐसे तो नहीं ना कर दी होगी, वैसे भी छोड़ सकते थे। अब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है वो तोता जो है, वो फर-फर बोला है। और इत्तलात कुछ ऐसी हैं, ज़ाहिर है वो क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जो है वो पोशीदा रखी गई थी, ज़ाहिर नहीं की गई थी, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ज़राए से जो पता चल रहा है कि बहुत सारे मामलात उसमें जो हैं, उसमें मोहन सलाही भी उस एफआईआर में मुल्ज़िम हैं, और अली शाही साहब जो हैं, वो भी मुल्ज़िम हैं, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं। और उसमें एक वादा माफ़ गवाह भी आ गया हुआ है, या एतराफ़ी बयान भी दिया हुआ है। जो मेन मुल्ज़िम है, जो पैसे देता था इनको, वो कहता है मैं इतनी दफ़ा गया था, वहाँ मुनस भी मौजूद होता था और वहाँ अली शाही भी मौजूद होता था। राना इकबाल वो हिरासत में है और अदालत में वो ये सारा एतराफ़ जो है वो कर चुका हुआ है। और अगर फ्रंटमैन पकड़ा गया है, तो फिर फ्रंटमैन साहब जो अगर बयान देंगे जब, तो फिर वो जो साहब हैं परवेज़ इलाही, मुनस और दीगर जो लोग हैं, जिनको वो बचाना चाहेंगे, एक आध बंदे को, वो समझें कि इनको बचाना चाहेंगे, एक आध बंदे को बचाएँगे। बाकी जो परवेज़ इलाही साहब हैं, ये जो गिरफ्तारी है ना, अमजद शैब जनरल फलाँ ये वो, ये सारी को इसलिए नहीं कि उनको सज़ाएँ देनी हैं। ये कुछ पैगामात हैं कि भाई आप हमारे लिए काम करते थे, हमने आपको तर्जुमान वो जो लिस्ट दी थी कि जनाब ये 20-25 बंदे हैं जिन्हें आप अस्करी माहिरीन के तौर पे टीवी चैनल्स पे लेंगे। उनमें
जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब का भी नाम था। लेकिन बाद में वो होता है ना, वो चीज़ें कुछ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, आप उधरियां ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हो जाती है। तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए, कुछ लोगों को पैगाम देने के लिए कुछ इस तरह के मामला होते हैं। और फिर इलेक्शन की बातें बड़ी हो रही हैं, जनाब इलेक्शन कमीशन का इजलास हो गया है और खत लिखा जा रहा है, डेट देंगे, ईद के बाद की देंगे, इस तरह की बातें। और जजमेंट पे फिर रौला पड़ा हुआ है कि 3-2 के साथ दरखास्तें मंजूर हुई हैं, डिस्पोज ऑफ हुई हैं इलेक्शन की डेट वाली, या 3-4 के साथ मुस्तरद हुई हैं। वो कल इसमें बड़ी डिटेल्ड जो है ये गुफ्तगू की थी। और अब भी जो 3-4 वाले हैं मुस्तरद होने वाले, वो ये कह रहे हैं जनाब जो जजमेंट आ गई हुई है, वो कल भी मैंने जिक्र कर दिया था वैसे उसका, ये जस्टिस याहिया अफरीदी और काजी फायद ईसा वाली के बेंच तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद बेंच के अरकान जो है खुद को अलहदा ना करे, वो बेंच तहलील नहीं होता। अब आगे जाके इसमें कुछ और चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। वो मैंने कल भी जिक्र किया था कि अगर जनाब याहिया अफरीदी साहब वाला नोट आ जाए तो फिर ये 4 बंदे साइन कर दें तो फिर क्या होगा, 2 बंदे ने तो रज़ाकराना तौर पे अलग किया है। तो अब इसमें वैसे अगर आप गौर से दोनों जजमेंट्स देखें तो जो 224 है आर्टिकल 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाला, इसमें तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है, ना उस बेंच को मंजूर करने वाले को, ना मुस्तरद करने वाले को, तमाम लोगों का इसमें इत्तेफाक है। मसला सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। अब इन्होंने कहा जनाब हाई कोर्ट्स करें 3 दिन के अंदर अंदर। जो पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त थी वो भी उन्होंने जनाब समर आवर करार दे के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, गैर मौसर हो गई है जनाब। और जो लाहौर में इंट्रा कोर्ट अपील चल रही थी इलेक्शन के हवाले से, वो भी उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी है कि समर आवर जनाब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, अब हम क्या हुक्म दे। यानी उन्होंने जो 3-2 वाली जजमेंट है, जो जस्टिस उमर तामदयाल वाली जजमेंट है ना, उसको हाई कोर्ट्स ने माना है ना। और इलेक्शन अगर ये 5 रुकनी बेंच जो था, ये तमाम के तमाम भी एक ही फैसला कर देते, ये मंजूर करने वाला, तब भी यही सूरत हाल होनी थी, अब भी यही सूरत हाल है। अब मामला तो यह है कि इलेक्शन जिन लोगों ने करवाने हैं, जिन लोगों ने फैसिलिटेट करना है, जिन्होंने मामनत करनी है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन खत लिख देगा कि जनाब फलां तरीक को हम समझ रहे हैं कि रोज़ियां दे बाद इन्हों आप इलेक्शन करवा लीए। तो फिर सदर साहब जो हैं वो फिर सदर साहब के साथ 2-3 दिन, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है ना कि 90 दिन में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं थोड़ा सा, जितना कम से कम आगे हो सकता है। यानी कि एम नहीं कि लंबी छाल मार देनी। फिर उसके बाद वो मामला तो और आ जाएंगे, फिर कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। फिर वो जो मैंने कहा कि जनाब कोई नया फंडा भी पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में, वो 4-7 वाला जो मामला है, 4-3 वाला 7 रुकनी बेंच वाला, वो भी मामला दोबारा सामने आ सकता है। कुछ ऐसी इतलात हैं, कुछ इधर उधर गल्लां गुल्लां जड़ियाँ ऐसी सुनने चाह रही हैं। अब आते हैं जनाब जो मुलाकातों की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। एक तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सार शमशाद साहब जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ। और दूसरी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की। और वहाँ ज़ाहिर है यही बातें हुई हैं ना कि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल, क्योंकि जो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो इक़्तिसादियात है, सियासी इस्तेहकाम है और इक़्तिसादी इस्तेहकाम है, इसको जोड़ दिया गया हुआ है। जो हाफ़िज़ साहब की डॉक्ट्राइन है, वो आसिम साहब की, जनरल साहब की, वो यही है कि जनाब मुल्क में इस्तेहकाम और जो इक़्तिसादी बेहतरी है या इक़्तिसादी सूरत हाल है, ये भी दिफा के ही पैराए में इसको देखा जाएगा। ये नहीं है कि जनाब सरहदों पे बंदूकें लेके खड़े हो गए और तोपों का रुख जो है वो ऊपर नीचे कर दिया, बल्कि ये मामलात भी उसमें शामिल हैं, इस्तेहकाम वाली जो मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ सख्त किस्म के इक़दामात उठाने का फ़ैसला हुआ है। एक तो वो जो सोशल मीडिया पे गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे मैंने वो ज़िक्र किया कि अमजद शेख साहब को भी एक जो पकड़ा गया था वो किसी को दिखाना था, इशारा ही था किसी के लिए। अब ये पता ये चला है कि जो एपॉलिटिकल होने का, गैर जानबदार होने का जो लिबादा ओढ़ा गया था या जो नकाब था, वो अब सरकाया जाएगा। वो लिबादा जो है उतार दिया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अंदर खाते बातें हो रही हैं कि जब उसकी वजह से ये लोग जो हैं, जो हुकूमत की मुखालफत के पीछे रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो शेर हो गए हुए हैं।
वो समझते हैं कि हमें अब कोई हाथ नहीं डाल सकता। और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो मैनेजेबल समझे जाते थे किसी दौर में, इस पॉलिसी की वजह से वो भी कुछ ज़ाहिर है पर-पुर्दे निकाल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो वो लग ये रहा है मुझे, जो ज़राए इशारे दे रहे हैं कि वो लबादा जो है ना, ये पॉलिटिकल वाला, वो आप देखेंगे आइंदा चंद रोज़ में, 2-4 दिन में, वो उतर जाएगा। और जो ये शौकत तरीन साहब ने जो किया था उस वक़्त आईएमएफ के साथ जो माहदा समझौता करने के लिए उन्होंने केपी और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को जो हदायत दी थी, जो टेप आ गई थी, उनके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। और फिर दीगर जो बाहर बैठ के हिर्ज़ासराई कर रहे हैं इस मुल्क के खिलाफ, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल को तबाह करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो लोग भी किसी न किसी अंदाज़ में उन पे हाथ डाला जाएगा। इसमें इमरान खान साहब के लिए वो जो बचत के रास्ते छोड़े हुए थे थोड़े से, वो अब बंद किए जा रहे हैं। वो चीतां जिहड़ियां होंदियां ना दरवाजे जित्थों हवा आंदी ठंडी-ठंडी या गरम, वो चीथे भी अब बंद कर दी जाएँगी। इस मुल्क में माली इस्तेहकाम लाने के लिए और मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, इसको बेहतर करने के लिए कुछ सरहदों पे भी थोड़ी बहुत सख्ती करना पड़ती है। तो उसका भी जायज़ा लिया गया और ज़ाहिर है फिर वो सख्ती अगर करनी पड़ेगी, तो फिर वो करेंगे और उसके ज़ाहिर है वो नताइज भी देखेंगे जनाब, वहाँ डिस्कस हुए होंगे कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो अब जो मैंने बात की ना, जो माहिरीन से मैंने बात की है, एक साहब जो टीवी में बैठते हैं, वो मैंने कहा ना ये इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो माफ़ियाज़ की ज़ुबान बोलते हैं, जो पाकिस्तान की जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, तबाही के दहाने पर ये पहुँची हुई है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक के पास, वो 3 अरब 80 करोड़ के करीब, 80-85 के करीब रह गए हैं। और डॉलर की कीमत जो है जनाब बैंक के अंदर हो गई है 281, 82, 83, 84, 85 और ओपन मार्केट में 305 तक जो रेट है, वो उसमें भी डॉलर जो है वो नहीं मिल रहा था। ये एकदम ऐसे कीमत 18, 19, 20 रुपए क्यों बढ़ गई? आईएमएफ की शराइत वाली बात है ना, आईएमएफ रोज़ाना एक नई शर्त लगा देता है और यूँ ही पता चलता है कि जनाब ये मुस्तहकम हो रहा था रुपए। पिछले हफ्ते से, हफ्ता 10 दिन से आप देख रहे होंगे कि मुस्तहकम हो रहा था। मुस्तहकम होने की एक वजह थी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर अचानक ये सारी गड़बड़ हो गई। वजह ये हुई कि पता ये चला, खबरें ये आई ज़राए से कि आईएमएफ ने कहा है कि जनाब जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे डॉलर का रेट है ना, वही पाकिस्तान में रेट, क्योंकि वो तो अब रुपए में करते ही नहीं पाकिस्तान के साथ तजारत, अफ़गानी जो है। एक दौर था जब कहते हैं ना पाकिस्तानी मुखालफिन बैठे हुए हैं, जनाब सरदार दाऊद की हुकूमत है और बबर करमल की हुकूमत है और फलां है ये वो। उस वक़्त तो वहाँ पाकिस्तान की करेंसी जो है वो चलती थी, वहाँ वो पाकिस्तानी करेंसी में ही तजारत होती थी। हम अफ़गानी नहीं लेते थे, वो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो उसमें तजारत वो हमसे ले लेते थे, सौदा-सोदा जो भी करना होता था उसके ज़रिए करते थे। अब वो कहते हैं जनाब डॉलर में करना है आके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो रेट अगर 250 है, वो 30 रुपए ज़्यादा कर देते हैं आके, खुल्लम-खुल्ला। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हल हो सकता है? माली इमरजेंसी क्या हो सकती है? तो वो जिन लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये मुझे बताया, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और उनका नज़रिया है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 91 से पहले पाकिस्तान में ओपन इकोनॉमी पॉलिसी नहीं थी डॉलर की। फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं खुलते थे। जैसे ये अब कंपनियाँ फॉरेन एक्सचेंज कंपनियाँ आ गई हुई हैं, ये फॉरेन करेंसी का जो कारोबार करते हैं, ये नहीं था। वो स्टेट बैंक के ज़रिए तमाम मामलात जो थे डॉलर-डॉलर के या फॉरेन करेंसी के, वो देखे जाते थे। और 91 में इन्होंने ये पॉलिसी बनाई और इंडिया ने हमारे साल 2 साल बाद 92 या 93 में ये पॉलिसी उन्होंने भी यही पॉलिसी जो है ना, वो ओपन इकोनॉमी पॉलिसी जो है, ये उन्होंने भी शुरू की। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम यहाँ से यहाँ आ गए। वजह इसकी क्या? एक तो हुकूमत का जो कंट्रोल है वो बड़ा ढीला डाला। दूसरा, हमारे अंदर हमें एक लत पड़ गई है हराम खाने की। अब पिछले महीने आपने देखा ही ना पेट्रोल की कीमतों का कैसे वो इनको थोड़ा-सा लगा कि कीमतें बढ़ जानी है तो कैसे बहरान पैदा कर दिया था। हालाँकि वो जो मुतलका वज़ीर थे वो टीवी पे आके बार-बार कह रहे थे जनाब हम बड़ा सख्त कार्रवाई करेंगे, ये मौजूद है सप्लाई में कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन वो उन्होंने जनाब उनके अगर लाख उनके पास था अगर उनके पास 1 लाख लीटर जो है वो स्टोर था,
تو 10 रुपये बढ़ गए तो 10 लाख सीधा सीधा वो ले गए, कमा गए चंद घंटों में। इस तरह के तो लोग हैं। और बातें हम करते हैं जनाब हुब्बुल वतनी की कि पाकिस्तान की खातिर जान भी कुर्बान है। 1 रुपया जेब से निकालने के लिए या खर्च करने के लिए हम तैयार नहीं है इस मुल्क के लिए। ये कुर्बानी दे नहीं सकते हम कि चलो जायज़ मुनाफा कमा लें, नाजायज़ मुनाफाखोरी की कुर्बानी नहीं दे रहे हम। तो बाकी बातें जितनी मर्ज़ी सुन लें। और वो जो मैंने कहा ना ज़र मुबादला का जो इस्तेहकाम डॉलर वगैरह ये वो एक लेटर जारी किया हुआ है स्टेट बैंक ने कि 28 फरवरी तक जो एक्सपोर्टर्स बाहर रख के बैठे हुए हैं पैसे, वो वापस ले आएँ। अगर नहीं लाएँगे तो फिर ज़ाहिर है वो एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसे जो वहाँ जहाँ से लाने होते पाकिस्तान में वापस, वो वहीं रख के बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा ना फिर वो जिस वक़्त आपने बाहर भेजी थी रकम ना, उस वक़्त जो डॉलर की कीमत थी ना ₹100 75 पैसे जो भी कीमत थी उसकी, वही कीमत जो है लगेगी। ज़ाहिर है फिर वो उन्होंने लानी थी। माज़ी में जो साकडार साहब जो उन्होंने इकॉनमी कंट्रोल की हुई थी, इसका इनका एक जो मनी चेंजर्स हैं, इनके साथ ये सख्ती करते थे, गड़बड़ नहीं करने देते थे उनको। और फिर जो एक्सपोर्टर्स थे, उनको इन्होंने बड़ा वॉच करते थे कि जो पैसे अब बाहर रख के बैठे हुए हैं, ऐसे वो पैसे डॉलर-शालर जो भी करेंसी है, फॉरेन करेंसी, वो वापस लाएँ। और ड्यूटी फ्री शॉप्स पे जो ब्रोकर्स थे, उनको भी ये इन्होंने डंडा दे के रखते थे। और फिर स्टेट बैंक जो है अगर डॉलर का आगे-पीछे हो जाता था मामला, तो फिर स्टेट बैंक डॉलर रिलीज़ भी करता था, कंट्रोल करने के लिए मार्केट। अब ये खान साहब जो है ये वाली बात जो है, ये गोल कर गए हुए हैं, ये IMF के साथ माहदे में ये गड़बड़ कर गए हैं। और फिर जिन लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जब पैनिक की वजह से ये सारा मामला हो रहा है और लोग पैसा कमाने की दौड़ में ये डॉलर जो हैं, ये इकट्ठे कर रहे हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक लोगों के पास 14 से 15 अरब डॉलर इस वक़्त मौजूद हैं, जिन्हें निकलवाना बड़ा ज़रूरी है। उनमें कुछ एक्सपोर्टर्स के पैसे भी हैं, वो भी इन 14-15 अरब में शामिल हैं। अच्छा वो जो रेमिटेंस है ना, कम हो रहे हैं, उसमें बड़ी दिलचस्प बात की उन्होंने। वो कहते हैं कि जनाब जब डॉलर ₹100 का था, वो कहते हैं जो पाकिस्तान में पैसे आते हैं बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, वो खलीज के ममालिक में हों या सेटल हों यूके, अमेरिका, कनाडा वगैरह, वो सिर्फ़ पाकिस्तान की मोहब्बत में पैसे नहीं भेजते। माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं, वो अपने ख़ानदानों की किफ़ालत के लिए पैसे भेजते हैं। फ़र्ज़ करें कि कनाडा में एक बंदा बैठा हुआ है, वो अपनी वालिदा मोहतरमा या भाइयों को कुछ पैसे भेजता था, 1 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी बन जाए इतने डॉलर, यानी कि अगर वो $1000 भेजता था जब ₹100 रेट था डॉलर का, तो वो $1000 भेजता था और 1 लाख रुपए वो उनको वो उनके सोचा होता है 1 लाख रुपए अम्मा के पास पहुँचने हैं। और अब अम्मा कह रही है जनाब बड़ी महँगाई हो गई है, तो पुत्र पैसे थोड़े ज़्यादा कर। उन्होंने कहा अम्मा जी 1.5 लाख कर देने हैं। अब वो $500 भेजता है और अम्मा के पास पहुँच जाने हैं 1.5 लाख रुपए। जी, इस तरह से भी जो कमी हुई है तरसीलात ज़र में, ये भी एक वजह है। वो कह रहे हैं कि डॉलर की जो कीमत बढ़ जानी है, ये भी एक वजह है इसकी। और फिर जो कोरोना के दिनों में इमरान खान कहता है जनाब देखें बाहर से कितने पैसे आ रहे हैं, उसकी वजह थी। मसलन बरतानिया में वो कोरोना के दौरान लोगों को अंधाधुंध वहाँ के बैंकों ने कर्जा दिया है। 10,000 पाउंड, 20,000 पाउंड और सूद कितना था? तकरीबन 2%। 2% सूद पे वो पैसे दिए और जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने जनाब वहाँ से कर्जा लिया और फिर आके जनाब DHA में कोठियाँ बना ली और कहाँ कोठियाँ बना ली और कहाँ कोठियाँ बना ली। अब जब वापस करना है पता नहीं करते हैं या डिफ़ॉल्ट करते हैं या जो भी करना है, बहुत सारे लोग वहाँ ये कार्रवाइयाँ डाल के जो हैं, ये आए हुए हैं। और फिर बैंक वाले जो अब हमारे साथ कर रहे हैं ज़्यादती, अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कोई बाहर पेमेंट करते हैं, कोई 50 पाउंड, 100 पाउंड, कोई किताब, कोई वेबसाइट की, किसी चीज़ की, तो पता है वो क्या करते हैं बैंक वाले? वो जो बैंक रेट होता है डॉलर का, वो नहीं लगाते। आपको भी मैसेज आया होगा। उन्होंने पैगामात भेजे हुए हैं बैंकों ने कि भाई जी वो जो आप अदायगी करते हैं ना बैरून मुल्क, वो हमने मार्केट से डॉलर उठा के ना फिर वो रकम पूरी करनी है आपकी। तो वो कहते हैं वो जो मार्केट रेट लगेगा, यानी आज अगर ₹285 रेट है डॉलर का, तो वो 285 नहीं लगाएँगे बैंक रेट। वो कहेंगे जनाब हमने ₹305 लगाना है रेट इसका।
کہ 305 रुपए के हिसाब से हमने जनाब ये अदायगी करनी है। अच्छा, अब जो अफ़गानिस्तान वाला इश्यू बना हुआ है ना, तो मेरी और लोगों से भी कुछ बात हुई है जो अफ़गानिस्तान के मामले को समझते हैं और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी हैं। वो कहते हैं कि जनाब जो अफ़गानिस्तान है वो हमेशा हमारी इकॉनमी का हिस्सा रहा है। जब भी हुकूमत पॉलिसी बनाती है कोई इक़्तिसादी इकॉनमी के हवाले से, तो अफ़गानिस्तान को वो मद्देनज़र रख के अपनी पॉलिसी बनाती है, मनसूबा बनाती है। इवन ये कि गंदम और दीगर जो अशिया खुर्दनोश है, उनके हवाले से भी पॉलिसी जब बनती है तो अफ़गानिस्तान को मद्देनज़र रखा जाता है। तो वो कहते हैं हमारी इकॉनमी का हिस्सा बन गया हुआ है। ये जो डॉलर-शालर को रेट वहाँ वो बढ़ा रहे हैं इसका वो कहते हैं एक ही हल है कि इक़्तिसादी या माली इमरजेंसी नाफ़ज़ कर दी जाए। ये जो ओपन मार्केट में काम हो रहा है डॉलर का, जिसे वो कहते हैं जनाब ओपन इकॉनमी पॉलिसी, भाई मेरे हम वो कौम नहीं हैं। हम तो वही भाई मेरे हम हमारे यहाँ तो ये है कि जो पैसे कमाने लग जाता है कोई बंदा, उनको कहते हैं ये 22 खानदान है, ये जनाब इस्तेहसाल कर रहे हैं कौम का। आज भी वो कहती है जनाब कोहिनूर टेक्सटाइल मिल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल थी और उसका जो मालिक था सहगल, उसकी कब्र का हाल देखो। वहाँ पता नहीं क्या गड़े पड़े हुए हैं और क्या है वो यानी लोगों के दिलों में उनके खिलाफ एक नफ़रत भर दी। इंडिया में भी ऐसे ही खानदान थे। वो देखें वो कहाँ पहुँच गए, टाटा-बाटा ये वो। और यहाँ हमारे जो थे उनकी वो मिलें वो बंद करनी पड़ी उन्हें। वो ये उसमें वो इत्तेफ़ाक वाले भी थे, ये सहगल भी थे और भी बहुत सारे लोग 22 खानदान, ये 22 खानदान, ये इत्तेफ़ाक वाले तो 22 खानदानों में नहीं थे, वो 22 खानदान और थे। तो बहरहाल ये इस मुल्क में एक ज़हन बना दिया गया लोगों का, जनाब ये तो आपका इस्तेहसाल कर रहे हैं, भाई वो इस्तेहसाल कर रहे हैं, वो मिलें चला रहे हैं, तो आपको को मज़दूरी मज़दारी को नौकरी-शौकरी ये वो को पैसे को बाहर एक्सपोर्ट जो हमारी होती थी किसी दौर में टेक्सटाइल की, वो कमाल एक्सपोर्ट होती थी पाकिस्तान की। आधी से ज़्यादा जो इक़्तिसादी मामलात थे, ज़रूरियात थी, वो एक्सपोर्ट हमारी पूरी करती थी। अब सारी वो मिलें बंद पड़ी हुई हैं। तो वो उन्होंने ये कहा है, उनकी ये सिफ़ारिश है, मेबी हुकूमत भी किसी सतह पे ये सोच रही हो कि जो ओपन मार्केट में डॉलर का कारोबार हो रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। और जो 14 अरब 15 अरब का तख़मीना है कि लोगों ने तिजोरियों में बंद करके रखा हुआ है, घरों में बंद करके रखा हुआ है, वो कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा। उनको टाइम दे दें कि जनाब हफ़्ता है आपके पास, 10 दिन है आपके पास, इतने दिन के अंदर-अंदर आप बैंकों में जमा करवाएँ और उसके एवज़ जो है आपको जो मार्केट रेट है, उस रेट पे आपको पैसे जो हैं रुपये वो मिल जाएँगे। और देखें ना, ये बॉन्ड जो थे प्राइस बॉन्ड 40,000 वाले, 25,000 वाले, वो जब बंद किए हैं, तो कैसे लोगों ने वापस किए हैं? धड़ाधड़ निकले ना बाहर। तो ये जिनके पास है, जब इन्हें पता चलेगा ना कि जनाब आज 280 रुपए रेट है, अगर आज हम वापस कर दें तो 280 रहेगा, अगर कल वापस करेंगे 260 पे आ जाना है। तलब रसद वाला अगर मामला चल रहा है बीच में तो फिर ये जो और फॉरेन करेंसी वाले जो बैठे हुए हैं कंपनियाँ, ये कोई कौम की खिदमत के लिए थोड़ा बैठे हुए हैं। ये अपना कारोबार कर रहे हैं। वो शर्त ये है कि शनाख्ती कार्ड हो, इससे ज़्यादा रकम ना हो, रीज़निंग बताएँ कि जनाब ये वजह है, मैंने पैसे इसलिए चाहिए, मुझे बाहर भेजने हैं, बच्चे की फ़ीस का मसला है ये वो। तो वहाँ चोर रास्ते, हज़ार चोर रास्ते हैं, जिनके के ज़रिए लोग पैसे डॉलर-शालर लेके अपने बच्चों को फ़ीसें देते हैं, बाहर भेजते हैं। और हुंडी-शुंडी जो भी चलता था, इस पे ज़रा-ज़रा थोड़ी निगरानी करें हुंडी-शुंडी पे। ये पाबंदियाँ-शबंदियाँ जो है ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं। शनाख्ती कार्ड लेके आएँ और वजूहात बताएँ और उसके सबूत दें कि आपको इसलिए डॉलर दरकार हैं। इसका वो हज भी खतरे में पड़ा हुआ है, मैं आपको ये बता दूँ। हज के लिए जो कमेटी का इजलास हुआ है, वो अब कह रहे हैं कि जनाब वो इतने डॉलर चाहिए, इतने करोड़ या इतने अरब डॉलर चाहिए हज्जाज कराम को वहाँ भेजें और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और हज्जाज कराम से अगर कहते हैं अपने पैसे अपने डॉलर खुद अरेंज करो, वो जब ओपन मार्केट से खरीदेंगे डॉलर हज्जाज कराम, तो यही जो 305 रुपए का डॉलर है, ये 325 का हो जाएगा, 350 का हो जाएगा, क्योंकि तलब बढ़ जाएगी। इसका एक ही हल है कि ये बंद कर दें। बैंकों के ज़रिए, जैसे माज़ी में होता रहा है, स्टेट बैंक के ज़रिए बस वहाँ जाएँ और स्टेट बैंक की पॉलिसी थोड़ी नरम कर दें कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ना हो। मसलन किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो उसकी वो कॉलेज का जो वाउचर है वो दिखा दें, अटेस्टेड दिखा दें चलो। ये ना हो कि जनाब वो भी बैंक वाले भी साँप बन के बैठ जाएँ, स्टेट बैंक जो है या नेशनल बैंक जो भी, जहाँ पे स्टेट बैंक नहीं होगा तो वहाँ नेशनल बैंक ही करेगा ना डील मामले को। तो और ये लोग जो हैं ये ओपन मार्केट भी बंद कर दें।
اس کا وہ کہتے ہیں سردست یہ کہ اللہ ایمرجنسی لگائیں اور یہ ڈالر جو اوپن مارکیٹ میں کریں بند. جن لوگوں نے اپنے گھروں میں چھپایا ہوا ہے وہ ڈالر یا تو کچھ دنوں بعد مارکیٹ میں آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو منفی پہلو میں نے ذکر کیا کہ منفی پہلو بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو لوگ افغانستان کے وہ کہتے ہیں پہلے جو انہوں نے گھروں میں رکھا ہوا ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. وہ تو اپنی ذات کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے, اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے, منافع کمانے کے لیے. ملک کا نقصان ہو رہا ہے. چلو کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا. ان کا خیال ہے کہ یہ باہر آئے گا پیسہ. 13 14 15 کروڑ جو تخمینہ ہے وہ نہیں تو کم سے کم 10 11 ارب روپیہ ضرور واپس آئے گا, مارکیٹ میں نہیں, اسٹیٹ بینک میں. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.